हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं के हिंदी के NAS यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की वर्कशीट 9 व 10 के को आज हम करेंगे। 1 से लेकर 8 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपकी परीक्षा की तिथि आ चुकी है, यानी आपका पेपर कब है? 12 नवंबर को। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि आपका पेपर कब होगा, कैसे होगा, आपको पेपर कैसे करना है, उसकी सारी जानकारी उस दूसरी वीडियो में है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस दूसरी वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है, वैसे आपकी टीचर्स को मैंने भेज दिया है, वो भी आपको भेज सकती हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस सप्ताह तक NAS की वर्कशीट का कार्य करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर हो जाने के बाद शायद ये वर्कशीट्स ना आए और यहाँ पर आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो ये आज हमारी 9 व 10 आखिरी वर्कशीट है NAS की। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं वर्कशीट को सोल्व। पहले करेंगे 9 को, फिर करेंगे 10 को। वही पैराग्राफ दिया होगा, कविता दी होगी, चित्र दिया होगा, उनको समझ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत का पश्चिमी सीमा की ओर बसा हुआ शहर है जैसलमेर। ठीक है, कहाँ बसा है? पश्चिमी सीमा पर। यह भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी माना जाता है। प्रहरी यानी पहरेदार। मैं साथ साथ समझाती हूँ ताकि प्रश्नों के उत्तर आप इजीली दे पाए। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वर्ण, सोने का शहर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर की बात नहीं हो रही, स्वर्ण नगरी, नगर की बात हो रही है। कौन सा है स्वर्ण नगरी? जैसलमेर। यह माना जाता है कि स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। मतलब ऐसा कोई भी दूसरा नगर या शहर पूरे दुनिया में नहीं है। हम लोग विद्यालय की ओर से जैसलमेर घूमने गए। सुबह हम जैसलमेर के करीब पहुंचे तो हमें बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। सूरज की किरणों से जैसलमेर के दुर्ग के पत्थरों के कण चमक रहे थे। मतलब जो ये कहानी बता रहा है, वो बच्चे जैसलमेर घूमने गए तो जैसे ही सुबह सूरज निकला, जैसलमेर के जो दुर्ग यानी जो वहाँ पे महल और बने हुए हैं, वहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं वो चमक रहे थे जैसे सोना चमकता है, इसीलिए तो स्वर्ण नगरी बोला है। हम होटल पहुंचकर तैयार होकर घूमने चले गए। सबसे पहले त्रिकुट पहाड़ी पर बने किले को देखने का तय हुआ। सबसे पहले वो कहाँ गए थे? त्रिकुट पहाड़ी पर बना किला देखने। मेहरावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। त्रिकुट पहाड़ी का निर्माण करवा दिया मेहराव राव जैसल ने। जैसलमेर उन्हीं के नाम पे पड़ा है। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई की गई है। पत्थरों पर कैसी खुदाई है? कलात्मक। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। और बुर्ज आप लोगों को पता है ना, छेद, महल के अंदर दुश्मनों से रक्षा के लिए जो छेद बनाए जाते हैं, ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके झरोखों पर बनाई गई नक्काशी का सौंदर्य देखकर हम हैरान हो गए। मतलब जो बुर्ज बने हुए हैं उन पे जो उनमें झरोखे बनाए हुए हैं, जैसे खिड़की जैसी बनाई हुई है, उन पे जो डिज़ाइन बने हुए हैं, नक्काशी यानी जो डिज़ाइन बनाए हुए, वो सभी को बहुत पसंद आए। दूसरे दिन हम विलास और ज्वार बादल विलास और ज्वार विलास देखकर सम पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? सम पर। सम की मखमली रेत देखकर हम खूब नाचे गाए। मतलब अब सम कोई जगह है जहाँ वो गए, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने रेत में खूब मजे किए। वहाँ ऊँट की सवारी करने हमें बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त की लालिमा देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। ठीक है, सूर्यास्त जब शाम को सूरज छिपने का समय आया तो सूरज की जो लालिमा, मतलब लाल लाल जो सूरज लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आज भी हम इस यात्रा को करके रोमांचित हो जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है याद करके, रोमांच से भर जाना, उत्साह से भर जाना, आनंद आना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ है सोने का शहर यानी स्वर्ण नगरी? मैंने पहले ही बताया था, स्वर्ण नगरी। जैसलमेर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये यहाँ दिया नहीं है बेटा, लेकिन जैसलमेर भारत के राजस्थान में है। कहाँ पर है?
राजस्थान में, ये आपको पता होना चाहिए। किले का समान अर्थ देने वाला शब्द दुर्ग। यहाँ पे दुर्ग आया है, किला, महल, दुर्ग एक ही बात है। इस शहर को स्वर्ण नगरी कहा गया है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती है तो हर कण कण चमकता है। ये दो ऑप्शंस में नहीं है। यहाँ के पत्थर सूरज की किरणों से सोने की तरह चमकने लग जाते हैं, घ ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में विशेषता बताने वाला शब्द कण, पत्थर, सुंदर, दृश्य। सुंदर बेटा विशेषण शब्द, सुंदर विशेषता बताने वाला यानी विशेषण। अगला बार ग्राफ देखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यह है अनुपस्थित छात्रों को दिखाया गया, जो बच्चे स्कूल नहीं आए उनको दिखाया गया है। तो सबसे कम कब है? सोमवार को 60 बच्चे नहीं आए। सबसे ज्यादा 120 बच्चे नहीं आए। ठीक है, अच्छा जी। और देखो, ये देखो, ये दोनों बराबर हैं, यानी सोमवार और बुधवार को अनुपस्थित छात्रों की संख्या बराबर थी। यहाँ 20-40 ये बच्चों की अनुपस्थिति है। तो प्रश्नों को साथ साथ कर लेते हैं। सप्ताह में किन 2 दिनों में बराबर संख्या में अनुपस्थित बच्चे थे? ये तो मैंने लास्ट में ही बताया था आपको, सोमवार और बुधवार को। ठीक है। सप्ताह में किस दिन सबसे अधिक बच्चे अनुपस्थित थे? मंगलवार को। अनुपस्थित का विलोम शब्द उल्टा उपस्थित। अनुपस्थित एब्सेंट बच्चे जो स्कूल नहीं आए, उपस्थित जो बच्चे स्कूल आए, उपस्थित। विद्यालय में अनुपस्थिति के लिए प्रार्थना पत्र किसके नाम लिखा जाता है? जो आपको एक बात बता देती हूँ, कहीं पर भी आप पत्र लिखोगे तो जो भी सक्षम अधिकारी होगा, मतलब जैसे विद्यालय में आपका प्रधानाचार्य होगा, आपके टीचर को नहीं लिखोगे आप, क्योंकि प्रधानाचार्य सबसे सक्षम अधिकारी है विद्यालय में। ठीक है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है सक्षम अधिकारी, जहाँ सबसे ऊंचा अधिकारी उस जगह पे है उसको पत्र लिखा जाता है। ठीक है, उसको सक्षम अधिकारी बोलते हैं। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य को लिखेंगे। नीचे दिए गए वाक्य के लिए प्रश्न, सही प्रश्न पर गोला लगाए। क्या वाक्य क्या है? वीरवार को कक्षा 5 के 400 में से केवल 300 छात्र विद्यालय आए थे। ठीक है। सोमवार को कक्षा 5 के कितने विद्यार्थी विद्यालय आए थे? सोमवार को कक्षा 5 के कितने विद्यार्थी उपस्थित थे? सोमवार को कितने अनुपस्थित थे? वीरवार को, देखो अब वीरवार की बात हो रही है ना, तो पहले तो आप ये समझ लो, जिस वाक्य में वीरवार की बात होगी, पहले 2 कट गए। वीरवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे? वीरवार को कक्षा 5 के कितने छात्र उपस्थित थे? अब देखो, विद्यालय 300 बच्चे आए थे ना, तो उपस्थित कितने थे? 300। तो ये वाला सही बनेगा। गलत तो ये भी नहीं है कि अनुपस्थित थे। 400 में से 300 बच्चे आए थे, 100 नहीं आए, हमें पता तो चल गया। लेकिन सही यही है कि कितने बच्चे विद्यालय आए थे, उपस्थित थे। तो घ ऑप्शन है आपकी। अगला है बेटा कविता है। मन करता है पेड़ बनकर सबको शीतल छाया मैं दूं, मन करता है बादल बनकर सबको साफ जल मैं दूं, मन करता है नदियां बनकर कलकल कलकल बहती जाऊं, मन करता है मुस्कान बनकर सबके चेहरों को चमकाऊं, मन करता है सत्कर्मों से इस धरती को स्वर्ग बनाऊं। बच्चा है वो अपने मन के भावों को बता रहा है, और आपको इसमें तो सब कुछ समझ आ गया होगा। पेड़ बनकर ठंडी ठंडी छाया देगा, बादल बनकर बारिश लाएगा, नदियाँ बनकर सब बहता कल कल करके बहेगा। ठीक है, मुस्कान बनकर सबके चेहरों को चमका देगा, और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग बनाएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, कवि पेड़ बनकर क्या देना चाहता है? पेड़ बनकर क्या देगा? देखो पहली लाइन में था शीतल छाया देगा। निम्नलिखित शब्दों में से कल कल जैसा शब्द कौन सा है? चल चल, हलचल, मिलजुल। देखो बेटा 2 शब्द एक जैसे हैं, कल कल, तो चल चल ही है इसका सही आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से उदासी का विपरीत शब्द, उदास होना, खुश होना, मुस्कान। ठीक है, खुश, खुश यानी मुस्काना।
और बेटे जो मुस्कुराहट है ये इसका पर्यायवाची शब्द है मुस्कान का। तो अगर ये पेपर में इन दोनों में से दोनों आ जाए तो मुस्कान लिखिएगा, और अगर मुस्कान ना हो मुस्कुराहट हो तो ये भी ठीक है। समझा दिया है मैंने। कविता के अनुसार धरती स्वर्ग कैसे बन सकती है? जब हम सभी लोगों से अच्छे से रहेंगे, सबका भला सोचेंगे, ठीक है, अच्छे काम करेंगे, तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी अच्छे काम करने से। अगला है वृक्षों की कटाई से किसकी संभावना कम हो जाती है? वृक्ष क्या लाते हैं? वर्षा लाते हैं। तो अगर पेड़ों की कटाई होगी तो बारिश कम आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 9 पूरा हो गया। अब कार्यपत्रक 10 करेंगे। वही फिर से पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं हमारे आसपास। ठीक है, ये अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है और भोजन तक अपने भोजन तक पहुँच जाते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं वो अलग अलग तरीकों से, कोई सूंघ कर, कोई देख कर, कोई महसूस करके पता लगाता है कि उसका खाना कहाँ है। एक दिन मुनिया और राजू अपने दोस्तों के साथ अंधेरे में लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। बच्चे हैं मुनिया और राजू अपने दोस्तों के साथ कौन सा खेल? लुका छिपी। उनके एक साथी का 2 रुपए का सिक्का गिर गया। सभी साथी मिलकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ता देखकर राजू बोला, देखो, चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है और हम अपने सिक्के को अंधेरे में नहीं देख पा रहे। अब वो जो बच्चे खेल रहे थे तो राजू का सिक्का गिर गया, उन्हें दिखाई नहीं दिया क्योंकि हम अंधेरे में नहीं देख सकते हो। तभी वहाँ एक चमगादड़ आया तो राजू बोलता, देखो, चमगादड़ तो अंधेरे में देख रहा है। तब उसको मुनिया समझाती है, देखो, कल मैंने पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारव स्वर वाली ध्वनि निकलता है। ठीक है, जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। मतलब जैसे चमगादड़ के अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो किसी चीज़ पे टकराती है तो उसको पता चल जाता है कि मुझे यहाँ जाना है। उसको इन्होंने बोला है उच्च तारकत्व। राजू ने कहा, सभी जानवरों का भोजन खोजने का अपना अलग अलग तरीका है। कोई सूंघ कर, जैसे कुत्ता भोजन सूंघ कर पता करता है, और किसी अजनबी का पता लगा लेता है। जैसे घर में लोग कुत्ता पालते हैं, बाहर का आदमी आते ही पता चल जाता है ना, तो सूंघ कर पहचान करता है वो। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। भोलू ने कहा, चींटियां एक प्रकार का पदार्थ छोड़ती हैं जिसके पीछे पीछे बाकी सारी चींटियां चलती रहती हैं, है ना। इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक, चलिए अब प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। दी गई पंक्तियों में बच्चे कौन सा स्थानीय खेल खेल रहे थे? लुक्का छिपी। दिए गए अनुच्छेद में उच्च यानी ऊंचा, उच्च यानी ऊंचा, उच्च शब्द का क्या अर्थ है? ऊंचा। पुलिस और सेना में कुत्तों को क्यों पाला जाता है? क्योंकि उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वो दुश्मनों को सूंघ कर पहचान लेते हैं। अच्छा दोस्त है, यह अपनी सूंघने की शक्तियों से अपराधी को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, चींटियां एक कतार में कैसे चलती हैं? क्योंकि वो अपने पीछे एक पदार्थ छोड़ती हैं जिसको सूंघ कर बाकी चींटियां आ जाती हैं। अपने पीछे एक ऐसा पदार्थ छोड़ती चलती हैं। चींटियां हमें क्या सिखाती रहती? मिलजुल कर एक टीम में काम करना। जैसे चींटियां एक लाइन में चलती रहती हैं। ठीक है, अगला ही पाठशाला, ई यानी ऑनलाइन। इसमें सब कुछ दिया गया है, इसको हम साथ साथ करेंगे। इस समय सारणी से क्या पता चलता है? भाई समय सारणी कोई भी होगी, टाइम टेबल अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग टाइम होगा। ठीक है, विभिन्न विषयों को पढ़ने का समय पता चल रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को, सोमवार को ये पीरियड है, मंगल को ये हैं, बुध को ये हैं, वीर को ये हैं,
इस तरह से है। तो अलग अलग विषयों को पढ़ने का समय। विज्ञान किस किस दिन पढ़ाया जाता है? विज्ञान देखो जी, 1, 2, तो हमारे 2 ही दिन हैं, ये हैं हमारे बुधवार और शुक्रवार को पढ़ाया जाता है। बुधवार, शुक्रवार। दिए गए पाठों की पुनरावृत्ति सप्ताह में कितने दिन करवाई जा रही है? पुनरावृत्ति देखते हैं। दिए गए पाठों की पुनरावृत्ति, दिए गए पाठों की पुनरावृत्ति, दिए गए पाठों की पुनरावृत्ति 3 बार, सप्ताह में 3 बार। ठीक है। समय सारणी क्यों बनाई जाती है? सभी काम समय से करने के लिए, ताकि कोई भी विषय छूटे ना और सारा काम समय पे पूरा हो जाए, समय पे कार्य करने के लिए। ई पाठशाला का क्या मतलब है? ई यानी ऑनलाइन, ई लर्निंग। ठीक है। ई इंटरनेट, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जाने वाली शिक्षा। ठीक है, समझ गए आप? अगला आपका अंतिम प्रश्न है, ये भाग 3 है कार्यपत्रक 10 का। आपको ये चित्र देखना है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन का है ये। निबंध प्रतियोगिता है, लघु फिल्म प्रतियोगिता है। आवेदन की अंतिम तिथि है सितंबर 8, 2017। चित्रकारी प्रतियोगिता भी है। प्रश्नों को हम साथ साथ करते हैं। यह विज्ञापन किसके बारे में है? यह विज्ञापन विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं के बारे में है जो स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित है। लिखा हुआ ना, विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो आपको ऑप्शंस दिया है, प्रदूषण संरक्षण, पुस्तक मेला, खिलौना मेला। तो बेटा इसमें स्वच्छ भारत मिशन दिया है। चित्रकारी प्रतियोगिता कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है? एक बार देखो, साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये चित्र ही ऐसा है। केवल कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए है चित्रकारी प्रतियोगिता, कक्षा 1 से 5वीं तक। इस विज्ञापन में साफ का पर्यायवाची क्या है? स्वच्छ। साफ यानी स्वच्छ। स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। इसमें नहीं दिया है, लेकिन जो आप रोज सुनते हो, टीवी पे आता रहता है, स्वच्छ भारत मिशन में एक कदम स्वच्छता की ओर। हम अपने देश को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? गंदगी ना फैलाएं, हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों, विद्यालय को गंदा ना करें। तो देखिए, पेड़ पौधों की कटाई करके साफ करेंगे? नहीं, गलत है। अपने आंगन के अंदर कचरा नहीं न फेंकने से। बेटा आंगन को साफ कर लिया, बाकी साफ करने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देने से नहीं। स्वयं गंदगी न करने का संकल्प लेके गए। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि हम किसी भी जगह को गंदा ना करें और ऐसा संकल्प लें। ठीक है, समझ आ गए सारे प्रश्न? यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 9 और 10 पूरा हो गया है। आपके पेपर की डेट शीट भी आ चुकी है, तो पेपर की तैयारी मन लगा के कर लेना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।